डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये नाम सुनते ही अक्सर कोडिंग इंटरव्यू में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर क्या ये सच में इतना मुश्किल है, या बस इसे समझने का तरीका थोड़ा अलग है? चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को, डीपी को, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इस एक लाइन को ना दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो चाबी है जिससे डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी डीपी का पूरा ताला खुल जाएगा। ये हमें समझाएगा कि डीपी का असली मकसद क्या है और क्यों ये इतनी पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, तो डीपी तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। और इसका जवाब छिपा है एक दूसरी बहुत ही पावरफुल टेक्निक में, जिसका नाम है रिकर्जन। देखिए, रिकर्जन कमाल की चीज है, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ी से बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सॉल्व कर देता है। लेकिन इसकी एक बहुत बुरी आदत है, ये भुलक्कड़ है। मतलब एक ही काम को बार बार करता रहता है, जिससे हमारा कीमती समय और कंप्यूटिंग पावर दोनों बर्बाद होते हैं। और रिकर्जन के इस भुलक्कड़पन को समझने के लिए फिबोनाची सीक्वेंस से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। मान लीजिए हमने कंप्यूटर से कहा, भाई 5 की वैल्यू बताओ। तो पर्दे के पीछे असल में क्या खिचड़ी पक रही होती है, चलिए देखते हैं। जरा इस कॉल स्ट्रक्चर पर नजर डालिए। यहाँ देखिए, फिब 3 को कैलकुलेट करने के लिए कितनी मेहनत हुई, और फिर से फिब 3 को कैलकुलेट किया गया। अरे एक ही काम 2 बार। और फिब 2, वो तो 3 बार कैलकुलेट हो रहा है। ये तो सिर्फ फिब 5 की कहानी है। सोचिए फिब 50 के लिए ये कितनी ज्यादा फालतू की मेहनत होगी। बस यही वो बर्बादी है जिसे डायनामिक प्रोग्रामिंग रोकता है। तो इस फालतू मेहनत का इलाज क्या है? भाई यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसका फंडा बहुत सिंपल है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो आखिर ये डीपी है क्या भला? सीधी सी बात, ये एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। इसका बस एक ही काम है, जो सब प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो गई, उसके जवाब को कहीं स्टोर कर लो, याद रख लो, बस, ताकि अगली बार जब वही प्रॉब्लम आए तो दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए स्कूल में कोई मुश्किल मैथ्स का सवाल हल किया, अगले दिन टेस्ट में हूबहू वही सवाल आ गया, तो क्या उससे फिर से पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं ना, सीधा जवाब लिखेंगे। बस डायनामिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल यही काम करता है। लेकिन रुकिए, डीपी हर समस्या का हल नहीं है। इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम में 2 खासियतें होनी चाहिए। पहली, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक ही छोटी प्रॉब्लम बार बार आनी चाहिए, जैसा अभी हमने फिबोनाची में फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 के साथ देखा था। और दूसरी शर्त है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़ी प्रॉब्लम का सबसे बेहतरीन जवाब उसकी छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के सबसे बेहतरीन जवाबों को जोड़कर ही मिलेगा। अगर ये दोनों बातें किसी प्रॉब्लम में हैं, तो समझ लीजिए डीपी वहां जादू कर सकती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जवाबों को याद रखना है। पर ये याद रखने का काम कैसे किया जाए? इसके 2 बहुत पॉपुलर तरीके हैं। मंजिल एक ही है, पर रास्ते 2 हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सबसे दिलचस्प है। इन दोनों तरीकों की सीधी सीधी तुलना। एक तरफ है मेमोराइजेशन, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। ये रिकर्जन का ही भाई है। ये कहता है चलो बड़ी प्रॉब्लम से शुरू करो, और जब भी किसी छोटी प्रॉब्लम का जवाब चाहिए हो तो पहले देख लो कि कहीं पहले से कैलकुलेट करके रखा तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है टैब्यूलेशन, यानी बॉटम अप। ये बिल्कुल उल्टा चलता है। ये कहता है नहीं, पहले सबसे छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर उससे बड़ी, और ऐसे करते करते आखिर में मेन प्रॉब्लम तक पहुंचो। तो थ्योरी तो बहुत होगी, अब असल में जब कोई डीपी प्रॉब्लम सामने आए तो उसे अप्रोच कैसे करें? इसके लिए एक 5 स्टेप का गोल्डन फ्रेमवर्क है जो लगभग हमेशा काम आता है। और ये देखिए, ये फ्रेमवर्क किसी भी डीपी प्रॉब्लम की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले स्टेट पहचानो, मतलब वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं। फिर उनका रिलेशन बनाओ, उसके बाद सबसे छोटा बेस केस लिखो, और आखिर में मेमोराइजेशन या टैब्यूलेशन से उसे सॉल्व कर दो। ये 5 स्टेप्स किसी भी मुश्किल डीपी प्रॉब्लम को एक मैनेजेबल काम में बदल देते हैं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। डीपी में महारत हासिल करने का राज हजारों सवाल रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। असली राज है कुछ गिने चुने बहुत ही कॉमन पैटर्न को पहचानना सीख लेना। पहला और सबसे आम पैटर्न है लीनियर डीपी। जब भी कोई प्रॉब्लम एक सीधी लाइन या 1D एरे पर चल रही हो, जैसे कि फिबोनाची या सीढ़ियों पर चढ़ने के तरीके गिनना, तो समझ जाइए कि ये पैटर्न लग सकता है। अब उसी 1D लाइन को सोचिए, अगर हम उसे 2D ग्रिड में बदल दें तो
बस बन गया हमारा दूसरा पैटर्न, ग्रिड डीपी। किसी भूल भुलैया में रास्ता खोजना हो या एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के सबसे छोटे रास्ते का पता लगाना हो, ये सब इसी पैटर्न में आता है। तीसरा पैटर्न है नैपसैक, और ये ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया का बादशाह है। सोचिए, एक थैला है जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है और बहुत सारा सामान है। अब क्या चुनें और क्या छोड़ें ताकि थैले में रखे सामान की कीमत मैक्सिमम हो? ये पावरफुल पैटर्न इसी तरह के चुनाव वाले सवालों का जवाब देता है। और आखिरी बेसिक पैटर्न है स्ट्रिंग डीपी। जब भी दो शब्दों या स्ट्रिंग्स की तुलना करनी हो, उन्हें एक दूसरे में बदलना हो या उनमें कुछ कॉमन ढूंढना हो, तो ये पैटर्न काम आता है। हमारे फोन के ऑटो करेक्ट से लेकर डीएनए सीक्वेंसिंग तक में हर जगह इसका जादू है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखने का एक तरीका नहीं, बल्कि ये समस्याओं को देखने का एक नजरिया है। ये सॉल्यूशंस रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये उन सॉल्यूशंस के पीछे छिपे पैटर्न को पहचानने के बारे में है। और जिस दिन वो पैटर्न दिख गया, उस दिन हर मुश्किल समस्या एक सुलझी हुई पहेली बन जाती है। तो अगली बार जब कोई डीपी प्रॉब्लम दिखे तो डरना नहीं है, बस खुद से पूछना है, इसमें पैटर्न क्या है।